गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 10 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये हमारा पेपर चल रहा है 2024 का। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र लिखिए। तो देखिए फिजिक्स में एक ना पॉइंट वाइज हमें चलना बहुत जरूरी होता है, यानी कहने का मतलब है कि जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उतना ही आपने आंसर देना है पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि यहाँ बच्चों के 100/100 नंबर्स भी आ जाते हैं। बट ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन कितना पूछा गया है और कितना आपने आंसर देना है नंबर के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब 1 मार्क्स की इसकी डेफिनेशन होगी कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, और 1 नंबर में इसका फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है क्या। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन करके आते हैं एग्जाम में तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर आप 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट आखिर में होता क्या है। तो याद रखिएगा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी कुछ आइडेंटिटी होती है। देखो एक हमारे पास क्या होता है ना, एक कंडक्शन करंट होता है, कंडक्शन, और एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होता है याद रखना वो हमेशा क्या होता है, एक वर्चुअल करंट होता है। ठीक है, कौन सा करंट होता है, वर्चुअल करंट होता है, यानी कि ये होती है एक टाइप की आभासीय धारा। कौन सी धारा होती है, आभासीय धारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये कभी भी हमारी क्या होता है, कंडक्शन वायर पे कभी भी आपकी प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि जो भी आपके पास क्या होगा, जो चालक तार होती है, जो कंडक्टिंग वायर्स होती है, कंडक्टिंग वायर में ये कभी भी आपका क्या नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि ये आपकी फ्लो तो नहीं होती है, लेकिन इसको अपना अगर क्या दिखाना है, अस्तित्व दिखाना है, अपनी प्रेजेंस को शो करना है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंस को क्या करती है, शो करती है। यानी कि चुंबकीय प्रभाव के कारण ये अपनी जो भी इसकी आइडेंटिटी होती है उसको ये क्या करेगी, शो करेगी। ठीक है, और इसकी जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये हमेशा उस एरिया पे आपको मिलेगी जहां पर आपका चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तीसरा मेन पॉइंट क्या होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हमारे 3 मेन पॉइंट क्या हो गए। अगर मैं सिंपली डेफिनेशन में बोलूं तो विस्थापन धारा क्या होती है, एक आभासी धारा होती है जो चालक तारों में प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये चुंबकीय प्रभाव को क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या करती है, ये शो करती है। ठीक है, इसकी भूमिका तब तक रहेगी तब जब तक इसका क्या होगा, एक परिवर्तनशील मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, तब तक ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो 3 मेन आपको पॉइंट याद रखने हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए कि ये वर्चुअल करंट होगा पहला पॉइंट, यानी कि ये क्या होगी, एक आभासी धारा होगी। ठीक, दूसरा मेन पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, कंडक्टिंग वायर में कभी भी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, कंडक्टिंग वायर में ये कभी भी क्या नहीं होगी, फ्लो नहीं होगी, यानी कि जो भी आपकी चालक तार होंगे। ठीक, और तीसरा मेन पॉइंट है कहां पर ये हमें दिखाई देगी या कहां पर ये प्रेजेंट होगी, जहां पर आपका क्या मिलेगा, आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है परिवर्तनीय वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, परिवर्तनीय वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के। अब दूसरा इसमें एक पॉइंट और बोला गया है, यहां पर तो हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्या बोला गया है आपसे कि विस्थापन धारा का सूत्र क्या है, तो आपको इसका फॉर्मूला भी बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन धारा का, विस्थापन धारा के लिए जो आपके पास फॉर्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं, आई मतलब करंट, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। ठीक है, तो ये होता है विस्थापन धारा का सूत्र। क्लियर है, तो ये यहाँ पर आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्यतिकरण पैटर्न और एकल झिल्ली विवर्तन पैटर्न में 2 अंतर लिखिए, राइट द 2 डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो जो हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, तो इसमें जो मेन आपके क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं या मेन जो आपके पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट तो वही है कि आप इसकी डेफिनेशन को राइट करके आ सकते हैं।
डेफिनेशन क्या है इंटरफेरेंस की अगर हम देखें तो जब हमारे पास क्या होती हैं नियत कालांतर या नियत आयाम की दो या दो से अधिक तरंगे जो होती हैं एक साथ एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो वो इस प्रकार से अध्यारोपित होती है कि कुछ स्थानों पर तो उनकी तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर उनकी तीव्रता न्यूनतम होती है। जिन स्थानों पर अधिकतम होती है उसे समपोषी कंस्ट्रक्टिव जिसे आप बोलते हैं और आपके पास जहां पर न्यूनतम होती है उसे हम विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन कर सकते हैं यहाँ पर आप इंटरफेरेंस की। डिफ्रैक्शन क्या होता है? किसी तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश का मोड़ना, यानी कि बैंड होना लाइट का किसी भी कॉर्नर से। अगर ये आपको लेंदी लग रही है तो आप छोटे छोटे 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पर लिख सकते हैं। पहली बात तो क्या है कि जो आपके पास इंटरफेरेंस होता है इसमें जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज विड्थ होती है किसकी? इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ जो होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी क्या होती है फ्रिंजें बनती हैं वो क्या होती है सेम ब्रेथ की होती है। ठीक है, सेम चौड़ाई की होती है। तो इसमें बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती, इनमें बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है समान होती है। ठीक हो गया पहला शॉर्ट पॉइंट। दूसरा आप क्या लिख सकते हो इसमें, एक मिनट, इंटरफेरेंस में आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो सेम होती है, याद रखना। इंटरफेरेंस में सेम होती है, डिफ्लेक्शन में आपकी क्या होती है सेम नहीं होती है, क्या? फ्रिंज विड्थ। ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है उसमें इंटरफेरेंस में जो भी हमारी क्या होती है ब्राइट फ्रिंज बनती है, ब्राइट मतलब आपके पास दीप्त फ्रिंज बनती है, उनकी आपकी चौड़ाई जो होगी, उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम होगी। जबकि हमारा जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन में इसमें जो भी हमारी क्या होती है ब्राइट फ्रिंज बनती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है क्या होती है आपकी घटती है। ठीक है, लगातार आपकी डिक्रीज होती जाती है। तो इसको सिंपली अगर मैं देखूं, देखो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करती हूँ। अगर आपने मेन 2 डिफरेंस बताने हैं, एक इंटरफेरेंस पे और एक डिफ्रैक्शन पे, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन। तो व्यतिकरण में क्या होगा, याद रखना, व्यतिकरण का अगर फर्स्ट पॉइंट जो होगा, जो भी फ्रिंज ब्रीथ होगी यानी कि चौड़ाई होगी, ठीक है, फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी सभी की क्या रहती है, याद रखना, समान रहती है यानी कि सेम। इंटरफेरेंस में फ्रिंज ब्रीथ सेम रहेगी, यहां पर यही सेम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा यानी कि डिफरेंट होगी। फ्रिंज विड्थ जो होंगी सभी की क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंज बनती है, क्योंकि आपकी 2 ही बनती है, एक ब्राइट एक डार्क, तो जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी इनकी जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, ठीक है, उनकी जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो कंटिन्यूअसली क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, याद रखना। तो 2 ही पॉइंट बोले थे, फ्रिंज चौड़ाई सेम होती है व्यतिकरण में, विवर्तन में फ्रिंज चौड़ाई अलग होती है। व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है दीप्त फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज की वो सेम होती है, जबकि विवर्तन में जो ब्राइट फ्रिंज की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगी यानी कि घटती जाएगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है आपके पास, नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 में आपसे बोला गया है कि यह दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम फोटोन की दी बॉगली तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ये भी कितने नंबर पे है आपका, 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि हमारे जो लेंथ है उसकी हमारी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो सेम लेंथ को निकालने के लिए हम सबसे पहले हमने देख रखा है, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, डी बॉगली प्रिंसिपल यानी कि मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये हमने प्रूफ कर रखा है, ये होता है लैम्डा अपॉन पी। डी बॉगली समीकरण के अनुसार लैम्डा किसके इक्वल होता है, एच अपॉन पी। क्लियर है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बट हमने क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ रखा है, क्वांटम थ्योरी में हमने पढ़ा है कि जो E होता है,
प्लांक का क्वांटम, ठीक है। तो ये होता है h नू के इक्वल, यानी कि जहां पर h होता है प्लांक कांस्टेंट और नू होती है फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि वेवलेंथ के लिए बोला है, ये हो गया h c अपॉन में लैम्डा। इस लैम्डा को हमने लेट कर लिया लैम्डा डैश, इक्वेशन सेकेंड। सेम वही है, ठीक है। ये हमने डी बॉगली समीकरण जब प्रूफ की थी वो है लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी, और ये आइंस्टाइन की थ्योरम से प्लांक के कॉन्सेप्ट से निकाला, ई बराबर एच नू, तो ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा। इसके लैम्डा को हमने चेंजेस दिखा दिया। बट आपको ये भी पता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग ई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम सी स्क्वायर के। ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन थर्ड। क्लियर है। अगर मैं इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करूं तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करने से हमें क्या मिलेगा, एच सी अपॉन में लैम्डा डैश इक्वल में एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल, देन लैम्डा डैश इक्वल आ जाएगा आपका एच अपॉन में एम सी, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, एम सी की जो वैल्यू होगी, mc की वैल्यू हो गई आपके पास h अपॉन में लैम्डा डैश। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। क्लियर है। अब अगर हम देखें कि जो भी हमारे जो फोटोन होता है वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमने क्या कर लिया, ये हो गया हमारे पास p, तो p की वैल्यू आ गई h अपॉन में लैम्डा डैश, ठीक है। यहां से लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन में p। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, किस इक्वेशन को, इक्वेशन 5 और इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इनके देखेंगे हम दोनों के राइट साइड इक्वल है। तो राइट साइड इक्वल होने के अकॉर्डिंग हमारे जो लेफ्ट साइड होंगे वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, 4 एंड 5। तो 4 और 5 इक्वेशन से हमारे पास प्रूफ क्या आ गया कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल है, लैम्डा डैश के। तो यही हमसे क्वेश्चन करा गया था कि सो दैट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी बॉगली। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग वेवलेंथ है, ये आपका डी बॉगली के अकॉर्डिंग वेवलेंथ है। तो करना क्या था, सिंपली हमने ये डी बॉगली प्रिंसिपल को हमने प्रूफ कर रखा है। ये आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन ले ली, प्लांक के अकॉर्डिंग इक्वेशन ले ली, इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक रिलेशन निकाल लिया, लैम्डा डैश इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसकी और फर्स्ट की कंपैरिजन करा तो राइट साइड हमें इक्वल दिखे, तो राइट इक्वल है तो इसलिए लेफ्ट भी अपने आप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप अगर क्वेश्चंस को केयरफुली तरीके से सुने और देखें तो इससे आपके क्या होते हैं, काफी शॉर्ट क्वेश्चन को करने की आपके पास क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इस लेक्चर पे हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं, अगर हम देखें इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।